गुड इवनिंग। आपको यहाँ रोज बैठना यहाँ पर बस आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना वो नहीं आते हैं बायोलॉजी में। जैसे मुझे जो एनसीईआरटी को मैं बुक ही नहीं मानता, मेरे फ्रेंड लोग मुझे पूछो कि एनसीईआरटी को बुक दे तो मैं इसकी तो बुक ही नहीं है। मतलब चीज की बुक जो वाहियात बुक बोलते हैं कि बनाने वाले को भी शर्म आती होगी अपने ऊपर, वैसे उसके क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूरे क्लास में सारी किसी से बना है और डिविजिबल होगा, कैसे नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन। और दो बार क्लास में डिस्कस होने के बाद भी आप लोगों से नहीं बनते कि क्वेश्चन बनाए कैसे जाते। 3:2n + 2 - 8n - 964 से डिवाइड होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट बच्चों को नहीं आया। 64 से डिविजिबल बनाने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या चाहिए लास्ट में? ये पूरा स्टेटमेंट 64 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। अब 64 का मल्टीपल आ जाना चाहिए तो इसमें आपको हेल्प कौन करेगा? बाइनोमियल आप यही यूज कर सकते हो। अब यहाँ यूज करना है तो पहला काम तो क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन लोग तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 + 1। अब वो 9 + 1 में अगर मुझे बाइनोमियल अगर यूज करना है तो बेस में मुझे 2 एलिमेंट चाहिए। अब वो 2 एलिमेंट मुझे चाहिए तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। अब कैसे कौन से 2 पार्ट में आप ब्रेक करोगे? तो हमने बोला था बाजू वाले को देख के डिसाइड कर लो। अगर बाजू में 8 है तो आप 9 को क्या लिखोगे? 1 + 8 n + 1। और वो जो 1 + 8 n + 1 है, इसका जब आप एक्सपांशन करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म n + 1 0 8 to 0 1 का पावर 1 ही होगा। नेक्स्ट टर्म n + 1 C1 8 का पावर, उसका नेक्स्ट टर्म n + 1 C2 8 का पावर, उसके बाद n + 1 C3 × 8 to 3 और सबसे लास्ट में n + 1 C of n + 1 into 8 to n + 1। ये n + 1 C0 की वैल्यू 8 to 0 1। ये n + 1 C1 को आप क्या लिखोगे? n + 1 C1 is n + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? 8n + 8। तो 8n + 8 और ये +1 का +9 कर ले। अब उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं सब में 8 का मिनिमम पावर कितना है? 2। तो क्या कॉमन होगा? 64। तो 64 अगर कॉमन आ गया तो अंदर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? 64 का मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ। अब ये पूरा 9 + 1 की बातें हो रही है।
अब इस टर्म को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 64। अगर वो 64 का मल्टीपल आ गया तो 64 से डिविजिबल भी हो गया, पर ये नहीं आया आप लोगों को, बहुत कम बच्चों को क्लास में आया। फिर ये तो चलो 2-3 को फिर भी आया, ये तो किसी को भी नहीं आया। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 4th रूट ऑफ 2। अच्छा, काफी सारे 1-2 बच्चे ऐसे भी जिन्होंने √2 मतलब ऐसे टर्म को लिखना भी नहीं आ रहा है, समझ में तो कैसे 11th साइंस आ गया। कोई बच्चे ने इसको 2/1/8 लिखा है, ये कैसे 2/1/8 लिखा है? उनको लगा √2 का पावर 1/4 होता है, यही तो 4th रूट है। ये 2 कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3 और उसका पावर n। और ये आप लोगों को बोला गया कि इसके एक्सपांशन का 5th रूट फ्रॉम बिगिनिंग एंड 5th रूट फ्रॉम एंड का रेशियो √6:1 है। तो बोले n की वैल्यू क्या होगी, इसका 4th टर्म। अच्छा, पहले तो r टर्म फ्रॉम एंड आप लोगों को बताया गया है क्या होता है, t क्या होता है, t माइनस r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर मुझे 5th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए तो कौन सा टर्म फाइंड करना पड़ेगा, पावर n है, तो t की जगह पर क्या रखोगे, n+1 n+1 r is 5 5th टर्म फ्रॉम n प्लस 1 तो n+2 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा n माइनस 3rd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। करेक्ट। तो अगर 5th टर्म फाइंड करना होगा बिगिनिंग से, तार को क्या रखना चाहिए, 4। आपने एक भी पूरे पेपर में कहीं पर भी नहीं रखा है, अपने 5th टर्म फाइंड करने के लिए आपको 5 रखा है। और n माइनस 3rd टर्म फाइंड करने होगा, तार को क्या रखोगे, क्या रखोगे। अगर मुझे n माइनस 3rd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड करना मुझे, तो मुझे जनरल टर्म r को क्या रखना चाहिए, 8। 5th टर्म फ्रॉम एंड बिगिनिंग से बना n माइनस 3rd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मुझे ये वाला टर्म फाइंड करना है स्टार्टिंग से, तो मेरा जनरल जो टर्म होता है t of r plus 1 equal to nc of r x square minus r into y square, उसमें r को क्या रखूंगा, तो 10th टर्म फाइंड करो तो आपको क्या रखते हैं, 11th टर्म फाइंड करना चाहिए, तो n माइनस 3rd टर्म फाइंड करना होगा, तो n माइनस 4। तो अब मुझे 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड करना होगा, लिखा हो उसका 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा, m/4 2/1/4 तो n/4 n-4 प्लस 1/3 का पावर 1/4 और 4 होल पावर 4। और 5th टर्म फ्रॉम एंड, 5th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो क्या लिखें, nc n-3 n माइनस 3rd टर्म फाइंड करता है, आपको क्या रखोगे n-4 2/1/4 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस n में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 4, फिर 1/3/1/4 का पावर क्या होगा n-4। और ये आप लोगों को दिया हुआ है √6/1। ये आया समझ में, सिर्फ हाँ बोलते हो, एग्जाम में किसी का भी सही नहीं है, पूरे क्लास में कोई भी नहीं, शायद कोई एक आधा हो तो बता दें, किसी को ये टर्म फाइंड करना ही नहीं आया है। लगता है आपको तो जनरल टर्म ही नहीं पता कि जनरल टर्म क्या होता है, क्योंकि आपका जनरल टर्म ही नहीं है, लास्ट के बाद आके मिलो।
फिर ये NC4 और NC n-4 सेम है, कौन सी प्रॉपर्टी? ये और ये आंसर सेम बेस वाले को साथ में लोगे, 2 का पावर कितना है यहाँ पर? n-4/4 और यहाँ पर 4 का, तो 2 का पावर 1 ऊपर जाएगा, 2 का पावर n-4/4 -1। 3 की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में तो 3 का पावर क्या होगा? n-4/4 और ये 3:1 नीचे आ गया होगा, जो ऊपर गया होगा तो -1, करेक्ट? इतना बचेगा। और सामने √6 है, √6 मतलब 6 का पावर। यहाँ पर आप देखो 2 का पावर भी n-8/4 है, 3 का पावर भी n-8/4 है। अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 6 का पावर n-8/4 इक्वल टू 6 1/2। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। पावर को अगर इक्वेट करोगे तो क्या होगा? n-8/4 इक्वल टू 1/2। 4 को सामने मल्टीप्लाई करूंगा तो n-8 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 10। जो आपको फाइंड करना। फिर अगर ऐसा आया कहीं पर 34CO r-1 इक्वल टू 34CO 2r-3 ऐसा कुछ आया तो फिर r की वैल्यू कैसे निकालें? r-1 प्लस और बहुत सारे बच्चों के पता नहीं कैसा भी कुछ कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? टोटल नंबर के बराबर। जब मैं आपको पेपर दूंगा तो आपको पता चलेगा, बहुत बच्चों को पता ही नहीं कैसा। और फिर तो ये हो ही जाएगा 3r इक्वल टू फिर 34 प्लस में जैसे नंबर ले कि आर सेक्शन में आप लोग को आर सेक्शन में नहीं आता, मतलब बेसिक कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज अब ये पॉसिबल नहीं कि मैं आप लोगों का हर एक बच्चे को होमवर्क चेक करूँ। अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे पता है कि इसमें जिसको नहीं आ रहा उन्होंने होमवर्क किया नहीं है, वो प्रैक्टिस है नहीं, और प्रैक्टिस है नहीं ये क्वेश्चन बन नहीं रहे। और यही सेम कंप्लेन फिजिक्स वाले सर की भी थी, इस पर बच्चे काम ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्लास में काफी सारे बच्चे आए नहीं थे बारिश की वजह से, तो मैंने वो कि आप लोगों ने फिर वो लेक्चर देख लिया होगा। मैंने उसमें प्रॉपर्टीज करवा दी थी, जो काम की प्रॉपर्टीज थी। 6 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल में मेनली 4 कंसेप्ट होता है। फर्स्ट, जो बाइनोमियल थ्योरम को लेके जो कंसेप्ट हो सारा। फिर सेकंड, मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, उसमें जो 2 चीजें ध्यान में रखनी थी, एक नंबर ऑफ टर्म्स और उसका जनरल टर्म कैसे बिहेव करता है, ये डिस्कस हुआ था। थर्ड, प्रॉपर्टीज बेस्ड होता है। तो स्टैंडर्ड 6 प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी डिस्कस हुई थी। कौन कौन सी 6 प्रॉपर्टी है? NC0 से लेके NCn का एडिशन करूंगा तो ऑल्टरनेट साइन होगा तो 0। एक ऑड नंबर ऑफ टर्म सिलेक्ट करोगे तो -1, इवन टर्म सिलेक्ट करोगे तो सारे टर्म का स्क्वायर का एडिशन, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर और तो NCn का स्क्वायर। क्या था उसका आंसर? 2n/Tn। उसका आंसर क्या था? 2n/Tn। और अगर उसमें भी ऑल्टरनेट साइन होगा तो फिर 2 पार्ट है। ऑड होगा तो आंसर 0 और अगर इवन होगा तो आंसर क्या था? -1/n/2 into NC of n/2। ये 6 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। और बीच में और एक देखा तो AP वाला A0 C0 plus A1 C1 plus A2 C2 up to the AN CN। If A0 A1 A2 up to the AN are in AP, इसका डायरेक्टली मैंने शॉर्ट कर दिया था। क्या कहो? A0
प्लस एन इंटू 2 into पावर n माइनस 1। ये 7 आपके स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। इसको छोड़ के अगर कुछ आता है तो मैंने बताया था सिग्मा के टर्म में कुछ गया है तो आपके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको कैसे भी करके आप लोगों को एलिमिनेट करवा लेना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन और सबसे लास्ट में नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल इंडेक्स वाले क्वेश्चन चांसेस कम है इसके, कभी कभी रेयरली पूछे जाते हैं, बट अगर हमारे में अगर वैसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो ऐसा नहीं कि अपने को पता ही ना। तो एक बार यहाँ पर ध्यान दो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स और कम चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, पर जितना ध्यान में रखना मैं आपको बता दूं। एक तो जब भी आप लोगों के पास पावर में नेगेटिव होगा या पावर में फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो आपके एक्सपांशन का आपको फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रखना है। क्यों? बिकॉज 1 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हम हमेशा 1 plus x raised to 1 plus x का एक्सपांशन करेंगे। सपोज 1/2 दिया है और 1 plus x raised to 1/2 का जब आप एक्सपांशन करोगे तो एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शनल हो कुछ भी, एक्सपांशन एग्जैक्टली सेम बेस होगा जो आज तक होते आ रहा है। पहला टर्म 1/2 C0, 1 का पावर लिख नहीं रहा हूं, 1 ही हो गई, x का पावर 0। उसके बाद का टर्म 1/2 C1 इंटू x का पावर 1। उसके बाद का टर्म 1/2 C2 इंटू x का पावर 2। ये चलता रहेगा। अब नॉर्मली जब हमारा लास्ट टर्म कौन सा होता है, जब वो NCN बनता है, पावर अगर 10 है तो आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा, NCN वाला। इसके हिसाब से लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 1/2 0 1/2, जो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि चारों 1/2 C1 1/2 C2 होगा तो 1/2 C 1/2 थोड़ी ना होने वाला है। इसका मतलब है कि इसका एक्सपांशन तो हो सकता है और इसका एंड नहीं हो सकता। वैसे भी रूट कैसा नंबर देगा, इरेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर का एंड थोड़ी होता है, नॉन टर्मिनेटिव नंबर। इसका एक्सपांशन होगा पर ये इनफाइनाइट सीरीज बनता होगा, इसका कोई एंड नहीं होने वाला है, राइट। एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली एक्सपांशन सेम होगा, पावर पॉजिटिव हो सॉरी फ्रैक्शनल हो या फिर अगर नेगेटिव भी दे रहा था तो आपको दिया जाए कि 1 plus x का पावर -2 का एक्सपांशन करो तो सेम पहला टर्म होगा -2 C0 इंटू x raised to 0। उसका नेक्स्ट टर्म होगा -2 C1 इंटू x raised to 1। उसका नेक्स्ट टर्म होगा -2 C2 इंटू x raised to 2, राइट। लास्ट टर्म होगा -2 C of -2 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका भी एक्सपांशन होगा बट इसके एक्सपांशन का एंड नहीं होता। एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता बट एंड नहीं होगा इसका, ठीक है। तो आपको मोस्टली यहाँ पर क्या काम आएगा, तो आप लोगों को ये बताओ हमें कि कोई भी नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर का एक्सपांशन का एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट सीरीज बनता है और इसका एक्सपांशन की वैलिडिटी होता है। हर बार आप इसका एक्सपांशन नहीं कर सकते, मतलब 1 plus x raised to n if n is negative और फ्रैक्शनल तो इसका एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में, जब x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। क्यों, इसके रीजन है। सपोज x अगर 2 होगा या 3 होगा तो शायद लास्ट क्लास हम बात भी कर रहे थे कि 0 से लेकर 1 एक ऐसी रेंज है कि जिसका पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होता है, राइट। बाकी सब में तो पावर इंक्रीज करो तो वैल्यू भी तो 1 से बड़ी वैल्यू अगर होगा तो उसका इनफाइनाइट पावर तो इनफाइनाइट सीरीज का आंसर इनफाइनाइट ही जाता होगा, राइट। और अगर मुझे कोई पूछे कि 1/2 का पावर इनफाइनाइट 2 का पावर इनफाइनाइट का आंसर तो क्या हो जाएगा, 2 का इनफाइनाइट पावर का आंसर इनफाइनाइट। पे पावर इंक्रीज कर रहा हो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही तो 2 का पावर इनफाइनाइट कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट चीज का कोई सेंस ही नहीं। बट 1/2 का पावर इनफाइनाइट का सेंस है। 1/2 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा, पावर इंक्रीज कर लो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो पावर इंक्रीज करते करते आप कहां तक ले गए, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते तो पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज होगा हो रहा होगा तो 1/2 का पावर इनफाइनाइट ऑलमोस्ट
अप्रोक्सीमेट टू 0 कौन दिया होगा, है ना, 1/2 raised to 10, 1/1024, 1/2 raised to power 50। तो डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी वैल्यू होगा जिसको आप 1 से डिवाइड करो तो पॉइंट के बाद 50 को 0 चल रहा है। तो मैं से बोल सकते अप्रोक्सीमेट इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0 को बराबर। इसलिए जब इनफाइनाइट सीरीज बनती है तो तब सेम तभी बनता है जब वो नंबर जो होगा वो 1 से छोटा हो। इसीलिए इसकी वैलिडिटी जो है कि कभी भी अगर आप लोग इसका क्वेश्चन कैसा आता है इस तरह से देंगे कि 2 + 3x raised to power 3/4 बोलेंगे इसका एक्सपांशन की वैलिडिटी कब होगी, मतलब इसका एक्सपांशन की वैलिडिटी कब होगी, इसका एक्सपांशन कब वैलिड होगा, इसका एक्सपांशन कब वैलिड होगा, ये आप लोगों को पूछा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है उस केस में, पहला टर्म हमेशा 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखोगे आप। पर क्या दिया हुआ है 2, तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 3/4, क्या बचेगा अंदर 1 + 3x/2 होल रेज़्ड टू पावर 3/4। और ये जो टर्म होगा ना अभी ये x का काम करेगा आपके, ये अभी आप लोगों का वेरिएबल का काम करेगा और उसकी रेंज किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से +1 से। तो x की रेंज क्या हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3 से लेके +2/3 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी कब होगी, इसका एक्सपांशन कब पॉसिबल है, व्हेन x इज बिटवीन -2/3 टू +2/3। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पावर अगर नेगेटिव होगा या फ्रैक्शनल होगा तो आपका एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब x इसके बीच में हो -1 से +2, जब ये वैलिडिटी पूछे तो, राइट। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये ध्यान में रखेंगे कि नेगेटिव पावर होगा या फ्रैक्शनल पावर होगा तो उसका एक्सपांशन का एंड नहीं होता है, एक्सपांशन का एंड नहीं होता है। तीसरा आप चीज ये ध्यान में रखोगे कि 1 + x का पावर n अगर n नेगेटिव है, अगर n नेगेटिव है इसका जो जनरल टर्म होता है T of r + 1 is equal to mod n plus r minus 1 T of mod n minus 1 into x raised to r। आपको नेगेटिव पावर के लिए जो जनरल टर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है तो ये वाला ध्यान में रखना है, mod n plus r minus 1 T of mod n minus 1। ये mod इसलिए लगाया तो n अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 1 + x raised to -2 का एक्सपांशन लिखा, इसको एक बार सोल्व करना है। पहला टर्म क्या होगा, -2 C0 की वैल्यू कितनी, किसी का भी C0 कितना 1, x raised to 0 1। अच्छा माइनस में है तो t को जैसे आप सोल्व करते हो वैसे सोल्व करो, जैसा नहीं कि कुछ गलत सोल्व होने वाला है। जैसे कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज 1/2 C2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा कोई स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। 1/2 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट पसंद करना, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कभी नहीं होने वाला, बट कोएफिशिएंट में ऐसा हो सकता है, बाइनोमियल में ये पॉसिबल है। तो 1/2 C2 कैसे सोल्व करोगे, 1/2 से चालू करेंगे, कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर 2, तो 1/2 के बाद का डिक्रीजिंग ऑर्डर 1/2 -1 तो क्या हो जाएगा -1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 का आंसर इज -1/8। आंसर क्या हो जाएगा -1/8। मुझे कोई बोले कि -2 C3 को सोल्व करना है तो -2 से चालू करूंगा, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो -2 के बाद -3 के बाद डिवाइड बाय, सोल्व करने में कुछ फर्क नहीं होता, जैसे अभी तक सोल्व करता है वैसे सोल्व होगा। तो फिर यहाँ पर -2 C1 का आंसर -2 और x, -2 C2 का आंसर -2 C2 कैसे सोलोगे, -2 into -3 डिवाइड बाय 2 × 1 into x²। उसके बाद का टर्म कौन होगा -2 C3 कैसे सोल्व करोगे, -2 -3 -4 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1 into x raised to 3। चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक, इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है।
ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर 3 कैंसिल 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा -4, और 3 बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -4x स्क्वायर से चलता है। ये 1 प्लस x रेज़ टू -2 का एक्सपांशन। इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ये पूरा एक्सपांशन कैसे चल रहा है। अगर मुझे बोले थे इसका 10th टर्म फाइंड करो, इसका 10th टर्म फाइंड करो। अगर एक्सपांशन अगर सेम वे से हो रहा है तो नॉर्मली इसका एक्सपांशन का जनरल टर्म कैसा होता है, किसी का भी एक्सपांशन का जनरल टर्म कैसे बिहेव करता है, d ऑफ r प्लस 1 nc ऑफ r। अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करना तो r क्या होगा, 9, r9 होगा, तो r9 होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का -2 nc ऑफ r x रेज़ टू पावर, तो 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, इंटू x का पावर 9, x का पावर 9, राइट। अब -2 से 9 को सोल्व करना है, तो -2 से 9 को सोल्व करना तो -2 से चालू करोगे, कितने डिग्री ऑर्डर, तो -2 के बाद -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, और एक -10 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 9 से लेके 1, ये पूरा का पूरा कैंसिल। कितनी बार माइनस मल्टीप्लाई करना, 9 टाइम, तो माइनस को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाकी रह जाता होगा, तो -10 आ गया, तो आपका आंसर आ गया -10 टाइम x रेज़ टू 9। जैसे नॉर्मल जनरल टर्म आज तक यूज करो वही मैंने यूज किया, बट इसमें कैसे हो रहा है कि इस तरह से मैं अगर यूज करो तो मेरे बहुत सारे टर्म तो कट हो जा रहे हैं, राइट। तो इसका सिंप्लीफाइड टर्म ये मैं बनाया हुआ। अब इसमें एक बार पुट करके देखो, n कितना है इसका -2, n अगर -2 है तो -2 का मॉड +2, सही है। तो क्या हो जाएगा भैया, r क्या था इस केस में 9, r क्या था 9, तो 9 + 2 11, 11 - 1 10, 11 - 1 10, और मॉड कितना 2, 2 - 1 1, तो क्या बचा 10c1, 10c1 की वैल्यू 10, वही मैग्नीट्यूड आ गया। अब बोले तो पर ये माइनस हो, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा -1/r ऑल्टरनेट साइन के लिए, बट मैग्नीट्यूड वही आगे थे। तो आपके जो बहुत सारे टर्म जो कट हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नेगेटिव इंडेक्स के लिए आपको जनरल टर्म ये याद कर लें जिससे काम जल्दी हो जाए। अगर ये भूल जाओ, सपोज ध्यान में नहीं आया एग्जाम के टाइम पर, तो जो नॉर्मल जनरल टर्म हम अप्लाई कर रहे थे एनसी ऑफ r x रेज़ टू n - r इंटू y रेज़ टू r, उससे भी आ ही जाएगा, और उससे थोड़ा टाइम लगेगा, ये याद होगा तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पावर अगर नेगेटिव है तो आपका जनरल टर्म क्या बनेगा, mod n प्लस r - 1 c ऑफ mod n - 1 इंटू x रेज़ टू पावर r, राइट। अच्छा, इसमें और एक फर्क दिख रहा होगा आपको, जो नॉर्मल एक्सपांशन आप तक कर जा रहे थे उसमें, इसमें आपने एक चीज नोटिस किया, बीच में प्लस था तो आज तक बीच में प्लस है तो हमारे सारे टर्म प्लस बनते थे, बीच में माइनस हो तो हमारे ऑल्टरनेट साइन, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें बीच में प्लस और ऑल्टरनेट साइन बनता है। तो उसका रीजन कौन है, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, उसकी वजह से। तो इसीलिए अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर -1/r भी आएगा, वो किस लिए -1/r, तो साइन डिसाइड करने के लिए, इवन पावर होगा तो प्लस, ओड पावर होगा तो माइनस। और इसमें अगर 1 - x रेज़ टू पावर n का अगर मैं एक्सपांशन करता हूँ, इफ n इज नेगेटिव, तो मेरे सारे टर्म इसमें प्लस आएंगे, तो सारे टर्म प्लस आएंगे, राइट। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, सेम mod n प्लस r - 1 c ऑफ mod n - 1 इंटू x रेज़ टू r, फिर ये -1/r नहीं आएगा। मतलब कहने का समझ आ रहा है, यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर माइनस होता तो आपका एक्सपांशन यही होता, बस सारे टर्म पॉजिटिव होते, प्लस होते, फिर ऑल्टरनेट साइन नहीं होता, ठीक है, राइट।
आप लोगों को दिया जाए कि 1 + 2x + 3x² अपॉन 1 + 2x⁴ के एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ फाइंड करना। इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ फाइंड करना। तो क्या करेंगे? 1 + 2x + 3x² तो ही ये जो 1 + 2x⁴ है उसको ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि एक्सपांशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, एक्सपांशन हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 + 2x⁻⁻4, ये जो 1 + 2x⁻⁻4 हो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, करेक्ट। इसका जनरल टर्म अभी बताया, मॉड n कौन? -4, तो -4 का मॉड 4, r + 4 - 1 r + 3 t ऑफ -4 का मॉड 4, 4 - 1 3 इंटू x की जगह पर कौन है? 2x, तो 2x का पावर r इंटू, क्योंकि प्लस होने की वजह से अल्टरनेट साइन भी होगा। अब ये जनरल टर्म 1 के साथ अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x⁸. तो यहाँ पर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर r की जगह पर क्या चाहिए? 8 ही चाहिए, क्योंकि x⁸ का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो r को 8 रखोगे तो क्या होगा? ये 11 3 इंटू 2⁸ इंटू -1�8 1 ही हो जाएगा। फिर ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी x का पावर 1 है, तो फिर यहाँ पर x का पावर कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो फिर r को 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 10³ इंटू 2⁷ इंटू -1�7, तो माइनस, और यहाँ पर ये 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा, तो जब 2⁷ तो उसको 2⁸ कर दो। फिर हम पहुंचे यहाँ, वहां पर ऑलरेडी x का पावर 2 है, तो यहाँ पर x का पावर कितना चाहिए? 6, तो 6 + 3 9 3 इंटू 2 का पावर 6 -1 का पावर 1, और ये 3 की मल्टीप्लाई में होगा प्लस। तो फिर इसको सोल्व करके जो मिलता होगा वो आप लोगों का समझ आया। तो नेगेटिव इंडेक्स आएगा तो आप ये वाला जनरल टर्म याद कर लीजिएगा, इससे जल्दी काम हो जाएगा आपका। बाकी एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आज तक आप करते रहो वैसे ही एक्सपांशन होगा, बस पावर नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा तो उसका एंड नहीं होगा। और वो एक्सपांशन कब वैलिड होगा? जब वेरिएबल जो होगा वो किसके बीच में होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में। पर ये जब कंसेप्ट बनाया गया तो उन्होंने फर्स्ट टर्म को हमेशा 1 रखा था। अगर 1 नहीं दिया हुआ है तो 1 आपको पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? कॉमन ले लेना, उसमें क्या है। फिर जो बचेगा वो आपका x का काम करेगा, उसको किसके बीच में होना पड़ेगा? -1 से 1 के बीच में, तो वहां से आपको x की एक रेंज मिल जाएगी जिसके लिए एक्सपांशन वैलिड होगा। ये क्लियर है? और 1 + x⁻n और 1 - x⁻n, अगर n नेगेटिव है तो उसका जनरल टर्म कैसे काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? नेगेटिव में भी अगर मान लीजिए नेगेटिव में भी अगर फ्रैक्शनल में नहीं, नेगेटिव पावर, हाँ नेगेटिव पावर में तो जब भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों की है। यहाँ पर मैं टर्म लिख रहा हूँ, मुझे इसमें 4 + 2x - x² अपॉन 1 + x³ इसके एक्सपांशन में आप लोग मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 फाइंड करके तो क्या आएगा? फिर आप लोगों को समझ में आ गया तो आंसर बता दें। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12
-50 जनरल टर्म क्या बना आप लोगों का? R+2 इंटू f⁻r इंटू -1 ये है सबका जनरल टर्म। तो आंसर आ जाता है क्वेश्चन को, यही है। अब अगर ये मेरा जनरल टर्म है, ये तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको अगर एक्सेस टू 12 का कोएफिशिएंट चाहिए तो R को क्या रखोगे? 12। R को क्या रखोगे? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 4 तो है इंटू 12 प्लस 2 तो 14C2 इंटू -1/12 तो +1। ये आपका फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट जो मिलेगा वो 163। कि जब सेकंड टर्म में पहुंचे तो ऑलरेडी x का पावर 1 था। x का पावर अगर 1 है तो आपको अंदर कितना चाहिए? अगर आपको x to 12 चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी x का पावर 1 होगा तो यहाँ पर x का पावर कितना होना चाहिए? 11 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 11 + 3 और फिर 11 + 2 13C2 और -1 का पावर 11 माइनस। फिर हम थर्ड टर्म में पहुंचे जहां पर ऑलरेडी x² था। अंदर क्या चाहिए होगा? x का पावर 10। x का पावर 10 रखोगे तो 10 + 2 12C2 इंटू -1/10 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा। पहले चेक करो ऐसा कुछ आया।
अगर ये नहीं है तो फिर आप लोगों ने अभी जो अपने घर में प्रॉब्लम है 14 तो इज 14 into 13 divided by 2 into 1 2 7 जा 14 13 7 जा 91 4 into 91 4 into 91 364 फिर यहाँ पहुंचा 13C2 13 into 12 divided by 2 into 1 ये 2 और 2 कैंसल 13 into 12 156 12C2 12 into 11 divided by 2 into 1 66 minus 66 364 में से 156 तो 66 को हटाना है तो आप लोगों का आंसर आएगा 142 नेगेटिव इंडेक्स का और एक यूज बताता हूँ पहले इतना लिख लो ये वाला जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो उतना काम का है
इंडेक्स का या फ्रिक्शनल इंडेक्स में आप लोगों को और एक यूज किया जाता है। तो आपके सामने एक सीरीज लिखी है, आपको बोलते हैं सीरीज का एडिशन करके 1 plus 15/8 plus 15/8 into 21/16 plus 15/8 into 21/16 into 27/24 ऐसे इनफाइनाइट सीरीज तो जिसका एडिशन करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन कैसे होता है? तो फिर वहां पर आपको यूज में आएगा बाइनोमियल थ्योरम। कैसे? अगर ये नेगेटिव सीरीज है तो किसी ना किसी का एक्सपांशन है, राइट? किसका एक्सपांशन है वो पता नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि इसका जो पावर होगा वो कोई नेगेटिव वैल्यू होगा या तो फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, क्योंकि एक्सपांशन आपका इनफाइनाइट कब जाएगा जब उसका पावर नेगेटिव होगा या तो फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, राइट? और आप पर इस क्वेश्चन का आप देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। 1 आया, फिर 15/8 आया, फिर 15/8 के साथ 21/16 आया, फिर 3 टर्म हो गए और यहाँ पर 6 के डिफरेंस पे चल रहा है। तो आपको पूछे कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, बता पाओगे? 15/8 21/16 27/24 into 33/32 8 to the 16 फिर 8 to the 24 तो उसके बाद 8 4 जा 32 होगा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सीरीज चल रही है और इसका आपको एडिशन करके देना है। और इनफाइनाइट है तो कंफर्म है कि 1 plus x raised to n का एक्सपांशन है, एनी नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू और मे बी नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू। तो वो कैसे पता करेंगे? तो 1 plus x raised to n का एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1 plus x raised to n का एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म nc0, 1 का तो कोई बार 1 ही होगा, x raised to 0 तो पहला टर्म तो 1 ही होगा ना, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा 1। सेकंड टर्म nc1 into x, तो nx into nc1 की वैल्यू कितनी होगी? nx होगी। उसके बाद nc2 into x square, उसके बाद nc3 into x क्यूब कहाँ तक जा रहा होगा? इनफाइनाइट तक। n अगर नेगेटिव होगा फ्रैक्शनल वैल्यू को तो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये इस सीरीज के बराबर है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेट करूंगा मेरा फर्स्ट टर्म तो 1 1 रेस हो रहा है, मेरा सेकंड टर्म nx को किसके इक्वल होना पड़ेगा? 15/8 के बराबर। कितना अननोन है? तो दो रिलेशन थे, एक से काम नहीं करेगा। तो तीसरे टर्म को भी इक्वेट करेगा। तो तीसरा टर्म कौन है? nc2x² जो किसके बराबर होगा? 15/8 इंटू थर्ड टर्म के साथ इक्वेट करूंगा 15/8 इंटू 21/16। दो रिलेशन है, दो अननोन। nx अगर 15/8 है तो x को हम लोग 15/8 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। nc2 हाउ टू सॉल्व nc2? n into n minus 1 divide by 2 into 1। what is x square? 15 square upon 8 square into n square is equal to 15/8 into 21/16, 16 8 जा 128, 64 into 2 भी 120, वो पूरा कर लिया। n एक बार कट यहाँ पर, 15 एक बार कट, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा? 5n minus 5 equal to 7। 5 को तरफ शिफ्ट करो, 7n minus 5n, 2n equal to, तो n equal to, n की वैल्यू को अजीब सी आएगी, पॉइंट में आएगी या नेगेटिव वैल्यू तो सही जा। अगर n अगर 5 आता तो गलत है, क्योंकि तो फिर इनफाइनाइट बनता ही। तो n अगर -5/2 तो सही जा रहा है। अब n अगर मेरा -5/2 आया तो मुझे x भी मिल जाएगा। x की वैल्यू 15/8n n -5/2 तो ऊपर चला जाएगा, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, तो x is -3/4, x मिला -3/4, n मिला -5/2। और ये पूरी सीरीज को हमने किसके इक्वल ले रखा है? 1 plus x भी मिल गया, कितना मिला? -3/4। n कितना मिला? -5/2। व्हाट इज 1 - 3/4?
1/4 -5/2 अरे 1/4 को मैं 4⁻⁻1 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं 1/4 तो क्या होगा 4⁻⁻1 ही तो होगा और ये माइनस माइनस प्लस। अब क्या बचा 4⁻⁴ 4⁵ का मतलब क्या होगा 4⁻1/2 मतलब स्क्वायर रूट तो 4⁻1/2 हो गया 2 4:5 और ये समझ आया ना 4:1/2 का पावर 5 4:1/2 मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट तो कितना हो गया 2:5 इसकी अप्रोक्स वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू एग्जैक्टली तो हो नहीं सकते तो इनफाइनाइट सीरीज बट इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती होगी। तो ऐसे कुछ इनफाइनाइट सीरीज आ जाए तो उसको सोल्व करेंगे कैसे तो वहां पर आपको हेल्प करेगा बाइनोमियल। ये बाइनोमियल ये जो मैं अभी आप लोगों को नेगेटिव इंडेक्स का जो बता रहा हूँ ये आपको बाइनोमियल सिर्फ से ज्यादा काम आएगा आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग लिमिट करके। अभी 11th में उसका बेसिक आ जाएगा बट मेन और 12th में तब भी आप लोगों को वापस ये काम मतलब जब भी नेगेटिव इंडेक्स की बात आएगी या फ्रैक्शनल इंडेक्स की बात आएगी तो आपको ये याद रखना चाहिए। फिर एक ऐसा क्वेश्चन है इसके अंदर y = 1/3 प्लस 1/3 into 3/6 plus 1/3 into 3/6 into 5/9 और ऐसे एक सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक। बोला है कि प्रूव करके दो कि y² plus 2y minus 2 का आंसर 0 है। अब y एक इनफाइनाइट सीरीज है उसका थोड़ी ना मुझे स्क्वायर करना आता है ना y की वैल्यू ढूंढनी आती है इनफाइनाइट सीरीज है तो किसकी हेल्प लेंगे बाइनोमियल की। किसकी हेल्प लेंगे पर इसमें प्रॉब्लम है अगर आपको दिख रहा होगा। अच्छा अगर बाइनोमियल की हेल्प लोगे तो इसको किसके साथ इक्वेट करोगे 1 प्लस x⁻n के साथ पर 1 प्लस x⁻n के एक्सपांशन का पहला टर्म क्या होगा तो प्लस वन होना ही चाहिए आपके तभी आप इक्वेट कर पाओगे राइट। इसमें कि एक टर्म मिसिंग है एक टर्म मिसिंग है तो हम क्या करेंगे +1 और -1 तो +1 और -1 ये तो दोनों साइड +1 ऐसा बोल सकता हूँ 1 + 1/3 + 1/3 into 3/6 + 1/3 into 3/6 into 5/9 चल रहा है कहाँ तक। अब इस पूरी सीरीज को किसके साथ इक्वेट करूंगा 1 प्लस x⁻n के साथ। इसके एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म इसके एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म 1 तो भाई इसके एक्सपांशन का सेकंड टर्म वो किसके इक्वल इसके एक्सपांशन का थर्ड टर्म nc2 into x² वो किसके बराबर 1/3 into 3/6 इसी का कैंसिल करना तो कैंसिल करवा सकते हो। x की वैल्यू nc2 n into n-1 डिवाइड बाई 2 x की जगह पर 1/3 है तो 1/9n² इक्वल टू 1/3 into 3/6 6 3 जा 18 18 और 18 कैंसल n एक बार बट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो n-1 इक्वल टू 3n तो 2n इक्वल टू -1 तो n इक्वल टू -1/2 n को अगर आप -1/2 रखोगे तो x इक्वल टू -1/3 है ना -1/2 रखोगे तो ऊपर की तरफ राइट। और ये एक्सपांशन किसके बराबर था 1 प्लस x⁻n के बराबर जिसमें x कितना आ गया आपके पास -1/3 सॉरी -2/3 और पावर n कितना -1/2 राइट। और ये पूरा सीरीज है किसके इक्वल 1 प्लस y के ये y प्लस 1 के 1 - 2/3 1/3 का पावर -1/2 1/3 का पावर -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का पावर -1 का पावर -1/2 माइनस प्लस 3 का पावर 1/2 √3 तो क्या मिला y + 1 इक्वल टू रूट हटाने के लिए
तो क्या होगा y प्लस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। 3 को अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3। तो अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उतना फिर प्लस माइनस आपको करना है। बट अगर इनफाइनाइट सीरीज है और अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आप बाइनोमियल एक्सपांशन की रिलेटेड फाइंड करें। ठीक है, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका और भी एक यूज आएगा पीएनसी में। पीएनसी में आपने अभी तक यूज नहीं किया, वो एक क्वेश्चन एक पार्ट मैंने छोड़ा हुआ था पीएनसी में मल्टीनोमियल थ्योरम वाला, और उसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, जीपी तो वो पढ़ेंगे तो बताऊंगा। और अभी इतना ध्यान होना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट। 3-4 चीजें बहुत ज्यादा हेवी नहीं, नेगेटिव पावर होता है, फ्रैक्शनल पावर होता है, एक्सपांशन जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। बस फर्स्ट टर्म आपका कोई भी हालत में 1 चाहिए, नहीं है तो 1 बना, राइट। एक्सपांशन का एंड नहीं होता, एक्सपांशन की एक वैलिडिटी है कब, जब वो जो वेरिएबल होता है उसको किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में, और नेगेटिव इंडेक्स होगा तो उसका जनरल टर्म याद रखें। आप लोगों को कभी भी ऐसा कोई वर्ड दिखता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक होता है नॉर्मल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा है? जब आप एक्सपांशन करते तो आता है ना NC0, NC1, NC2, NC3, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अगर मेरे पास फिर ऐसा हो NC3 इंटू 8x², और कोई मुझे पूछे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलूंगा 10C3 इंटू 8, है ना। जिसका आंसर क्या हो जाएगा 10C3 इंटू 8। पर अगर मुझे कोई ये बोले कि x² का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा फिर 10C3। ठीक है, जो C वाले टर्म होते हैं कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ परसोसिनी उसका टाइटल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि C के टर्म्स की सारी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। किसी भी एक्सपांशन का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब मिलता है? जब वो रिजल्ट है। क्योंकि अगर x प्लस वाई रेज़ टू पावर 10 है और मुझे बोला जाए कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड करके दो, तो इसके एक्सपांशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे कौन कौन? इसका एक्सपांशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन कौन सा? 10C0, 10C1, 10C2 कहाँ तक? मैक्सिमम कौन? 10C5, मतलब मिडिल टर्म का तो कोएफिशिएंट हुआ। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा तो आपको क्या फाइंड करना है? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करके दो। इनडायरेक्टली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब आप लोगों को मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फिर कभी भी आप लोगों को किसी की एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म फाइंड करने को दिया है। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म फाइंड करने को दिया है। जैसे अगर मुझे बोला जाए कि 3 - 5x रेज़ टू पावर 50 के एक्सपांशन का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करके दो व्हेन x इक्वल टू 1/5। व्हेन x इक्वल टू 1/5 ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म? 16। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म? मैं और 16 के 16 टर्म लिखूं, उसमें x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करने को बोला है? 1/5।
तो उसके हर वो 16 टर्म की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। फर्स्ट टर्म की कुछ वैल्यू होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू होगी, थर्ड की वैल्यू होगी, तो हर एक की वैल्यू होगी। उसमें जो सबसे बड़ा टर्म होगा, न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ा होगा, वो वाला टर्म फाइंड कर देते हैं। अब इतना थोड़ी ना टाइम होगा कि मैं 16 टर्म लिखूं, फिर उसमें x की जगह पर 1/5 रखूं, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर पता करो कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा है। बस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास अगर तो एक एक्सपांशन है 1 + x⁻², हमेशा मैं फर्स्ट टर्म 1 इसलिए लेता हूं तो 1 का कोई भी पावर 1 ही हो जाती है, राइट। तो 1 + x⁻² अगर मेरे पास कोई एक्सपांशन है, मैंने ये माना कि इसके एक्सपांशन में कोई तक ऐसा टर्म होगा कि जो सबसे बड़ा होगा x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x में भी 1/5 में भी 2/7 में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए कोई तक ऐसा टर्म होगा ना जो सबसे बड़ी वैल्यू देता होगा। वो टर्म सपोज r टर्म है, कोई सा टर्म होगा, पता नहीं कौन सा टर्म होगा, तो मैंने ये कंसीडर किया कि भाई वो एक r टर्म है, r टर्म इज द बिगेस्ट टर्म, r टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर r टर्म अगर सबसे बड़ा, तो r कौन सा होगा मुझे पता करना है, और वो भी विदाउट एक्सपांशन। एक्सपांशन करके तो कर ही लूंगा, पर उतना टाइम नहीं। तो मैंने ये सोचा कि r को अगर सबसे बड़ा होना है, r को अगर सबसे बड़ा होना है तो उसकी नेबरहुड वैल्यू से भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा ना। तो r टर्म अगर सबसे बड़ा है तो r टर्म को मैंने ले लिया r+1 टर्म से भी बड़ा होना चाहिए, एंड r-1 टर्म से भी बड़ा होना चाहिए, सही है, राइट। सबसे बड़ा है वो, तो आजू बाजू की वैल्यू से भी बड़ा ही होगा। तो r टर्म इज ग्रेटर देन r+1 टर्म एज वेल एज r टर्म इज ग्रेटर देन। अब r टर्म कैसे निकालना होगा आता है, इसके एक्सपांशन का r टर्म अगर निकालना होगा तो आप जनरल टर्म r को क्या रखोगे, r-1। तो NCO r-1, 1 का पावर तो 1 ही होगा, इंटू x का पावर, और r+1 टर्म के लिए r को क्या रखोगे, r, तो NCO r इंटू x⁻²r। इसको सोल्व किया, फिर यहाँ पर सोल्व किया, NCO r इंटू x⁻² को NCO r-1 टर्म होगा तो r को r-2 रखोगे। यहां से जो आंसर मुझे रेंज मिला, यहां से जो रेंज मिला उसका इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन ले लिया। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग लिया ना रीजन, उसके बाद जो हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कितना करने बैठा, तो वो रिलेशन आपको जो याद रखना है। और न्यूमेरिकल टर्म से इसमें मोड लगा रहा हूं, न्यूमेरिकल टर्म का मतलब समझ आ रहा है, मैग्नीट्यूड से मतलब, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं। मतलब -120 और 60 होगा तो मेरे लिए -120 बड़ा है, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, साइन, राइट। इसलिए मैं मोड लगा रहा हूँ, mod x into n+1 डिवाइडेड बाय mod x plus 1 is less than equal to, sorry, is greater than equal to r। ये आपको याद रखना है, इसको मैं अप्लाई करके भी बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में कर अप्लाई कर देता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। 3 - 5x⁻15 में if x = 1/5 तो इसके एक्सपांशन का सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, न्यूमेरिकली वो पता करना है, राइट। अब सबसे पहला काम, ये जब शॉर्टकट यूज करना है ना, इतना टाइम नहीं कि तो करने बैठे, हम इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए मैंने फर्स्ट टर्म को हमें से क्या रखा है, 1, तो आपको भी फर्स्ट टर्म को क्या रखना पड़ेगा, 1। तो इसके लिए क्या करूंगा, 3 को कॉमन लूंगा, 3 को कॉमन लूंगा तो 3 का पावर क्या होगा, 15। अंदर क्या बचेगा, 1 - 5x/15, तो x/3, सॉरी 5x/3 रेज़ टू पावर 50, राइट। अब इसके अंदर वो x मतलब कौन, अब वो अप्लाई करते हैं। x मतलब कौन, 5x/3, माइनस मतलब मोड है तो प्लस ही हो जाएगा, 5x/3। n मतलब कौन, n मतलब पावर, जो कितना है 15, तो 15 + 1 डिवाइडेड बाय mod x plus 1, x कितना 5x/3 plus 1, राइट, into, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू r। x की वैल्यू कितना रखने को बोला, 1/5, तो x की वैल्यू दिया जाएगा इस इक्वेशन में, क्योंकि तभी तो पता चलेगा न्यूमेरिकली कौन सा हो रहा है। x की वैल्यू 1/5, तो 5 और 5 कैंसिल, 16/3
जो भी आएगा बाद में चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x की जगह पर 1/5, तो 5 और 5 कैंसल, 1/3 बचा होगा, 1/3 प्लस 1 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये 3 और 3 कैंसल, 16/4 4 ग्रेटर देन इक्वल टू r। अगर इसको यहाँ से रीड करोगे तो क्या समझ में आ रहा है, r इज लेस देन इक्वल टू 4। वेरिएबल की साइड से रीड करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, r इज लेस देन इक्वल टू 4। r इज लेस देन इक्वल टू 4 का ऑप्शन, r लेस देन इक्वल टू 4 आया, क्योंकि r इक्वल टू 4 भी हो सकता है, r लेस देन 4 भी हो सकता है। r क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म नंबर, r क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपांशन में r इक्वल टू 4 एंड लेस देन 4 पे लेस देन 4 और r इंटीजर ही होगा, तो 4 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन, 3। तो इसके एक्सपांशन में दो ऐसे टर्म होंगे कि जिसका वैल्यू जो होगा वो सबसे बड़ा भी होगा सेम भी होगा, जो सबसे बड़ा भी होगा सेम भी होगा, राइट। एक बार इसमें पुट करके देखते हैं, r अगर 4 है तो टर्म नंबर कौन सा, r 4 है तो टर्म नंबर 5, r 4 है तो टर्म नंबर कौन सा 5, तो t ऑफ 4 प्लस 1 15 3 5 15 3 4 NC of r into x raised to power n minus r, तो 15 minus 4 11, 15 minus 4 11 into माइनस 5x का पावर r, राइट, और r कितना है इसका 4 और x की वैल्यू कितनी है 1/5, राइट। ये 5 5 तो 40 हो जाएगा, -1/4 1, तो आपका आंसर कितना है 15 C4 into 3/11। अब r3 है तो टर्म नंबर कौन होगा 4, तो t of 3 plus 1 is equal to 15 C3 into 3 का पावर 15 minus 3 12 into -5 into 1/5 raised to power 3। ये 5 और 5 कैंसल, -1 का क्यूब -1, तो माइनस ऑफ 15 C3 into 3 raised to power 12। और जिसमें बताया था मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, राइट। अब इस तरह इसमें जो जिस तरह से r आप लोगों का आंसर आया है, तो यहाँ पर r की दो वैल्यू पॉसिबल होगा। आप एक बार सोल्व करके देखते हैं, ये दोनों सेम आना चाहिए और सबसे बड़े भी होंगे। 15 C4 कैसे सोल्व करोगे, 15 into 14 into 13 into 12 divided by 4 into 3 into 2 into 1 into 3/11। ये ठीक है। और 15 C3 15 into 14 into 13 divided by 3 into 2 into 1 into 3/12। सही है। यहाँ पर देखो, ये 4 3 जा 12, ये 3 को मैं इसको दे देता हूँ, तो ये पूरा मिलके कितना, और बाकी जो बचा वो तो यही 2 है, 15 14 13 3 2 है, जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। और वो इसके एक्सपांशन के जो 16 टर्म होंगे ना, उसमें सबसे बड़े भी, उसमें वो सबसे बड़े भी। पर हर बार करेंगे कि इस तरह से दो आंसर है, जैसे तो बहुत रेयरली केस में ऐसा बनता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स आप लोगों का आंसर ऐसा हो जाता होगा, r इज लेस देन इक्वल टू 6.7 पॉइंट आता होगा मतलब। अब r लेस देन इक्वल टू 6.7 है, तो r इक्वल टू 6.7 तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको 6.7 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर लेना है, तो r इक्वल टू 6, जिसमें कि 7, तो जो भी होगा उसके एक्सपांशन का जो 7th टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म, न्यूमेरिकली सबसे बड़ा टर्म। क्लियर।
तो ये मैंने बस बता दिया कि आपको मैंने ढूंढा कहाँ से, तो आपको ये नहीं करना है, उतना आपको टाइम नहीं बिगाड़ना है, आप ये बस याद रख लो कि बस इतना ध्यान रखना है। ये जब मैंने बताया था ग्रेटेस्ट टर्म, तो मैंने एक्सपांशन किसका लिया था, 1 + x रेज़ टू n का। तो 1 + x रेज़ टू n के एक्सपांशन का ग्रेटेस्ट टर्म, आप ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म टाइटल मारोगे, 1 + x रेज़ टू n का एक्सपांशन लिखोगे, उसके एक्सपांशन का ग्रेटेस्ट टर्म आपको ये थोड़ा जरिए से अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रखना है आपको, 1। अगर नहीं दिया है तो 1 बना लो, दिया है तो कोई टेंशन नहीं, फिर आपको ये यूज करना है। तो ये लिख लो, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, अब इसका आप आंसर दोगे। आपको बोला 2x + 5y raised to power 34 के एक्सपांशन में which sum is the numerically greatest sum when x is equal to 3 and y is equal to 2, x equal to 3 and y equal to 2।
कम नंबर निकालें। पहला स्टेप में क्या किया आप लोगों ने? मेरे को कॉमन लिया, ये फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को अगर मैं 2x को कॉमन लेता हूँ तो 2x का पावर 34 होके बाहर आया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 5y बाई 2x रेज टू पावर 34। 20 सेकंड ये आया होगा सबका। अब इसमें x का काम कौन कर रहा होगा? ये पूरा इसमें पुट कर लेता हूँ। x की जगह पर 5y बाई 2x, जहां पर y आपका 2 है, x आपका 3 है, इंटू n प्लस 1, n आपका 34 है, 34 प्लस 1 35 डिवाइडेड बाई मॉड x मतलब 5y बाई 2x, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। जब आप लोगों ने इतना किया है, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 5 बाई 3 इंटू 35, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल, 5 बाई 3 प्लस 1 एलसीएम लूंगा तो 8 बाई 3, ये 3 और 3 भी कट, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। 35 इंटू 5 175 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसको सोल्व करोगे तो, और पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको दिखना देख देने का कि किससे बड़ा आ रहा है। 8 to 21 पॉइंट समथिंग आता होगा, 21.86, कुछ भी 21 से बड़ा आ रहा है 1 पॉइंट में, तो r इज लेस देन इक्वल टू 21.86। तो r इक्वल टू 21.86 तो होगा नहीं, r उससे छोटा ही होगा। इमीडिएटली उससे इंटीजर नंबर कौन होगा छोटा? 21 का। r 21 है तो टर्म नंबर कौन सा है? तो बाइनोमियल थ्योरम में जो कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो सब आप लोगों को अप्लाई करना क्वेश्चन में आना चाहिए। आपको एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। 1/1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल अप टू द 1/49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/51 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, 50 फैक्टोरियल ना 48 फैक्टोरियल सबको सोल्व करने नहीं आता, ना करना चाहिए, तो कुछ तो लॉजिक है। आपको पूरा पैटर्न देख के एक चीज समझ आ रही है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को पैटर्न क्या? वो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? हाँ, वो फ्रैक्शन है, नेगेटिव होगा, ये इनलाइन सीरीज थोड़ी है। ये एक्सपांशन से आपको गलत चीजें दिख रही है। आपको ये दिखना चाहिए कि हर टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में एडिशन सेम है हर एक का। 50 प्लस 1 51, 48 प्लस 3 51, 46 प्लस 5 51, 49 प्लस 2 51। लास्ट में शायद मैंने गलत लिखा है या फिर ठीक ऐसे लिखा है, बट 51 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर को अगर मैं 51 फैक्टर इंटू 0 फैक्टर भी लिखूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, 0 फैक्टर भी 1 होता है, 1 फैक्टर भी 1 होता है, तो इसको 0 फैक्टर लिख देता हूं। तो हर टर्म के अंदर एडिशन सेम है, ये पैटर्न है। तो फिर मैं क्या करूंगा, और ये दोनों टर्म का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कहां पर आता है? ऐसा NC ऑफ R की फॉर्मूला में आता है।
ऐसा कहाँ आता है और कहीं नहीं आता। एनसीओआर की फॉर्मूला क्या होती है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे r फैक्टोरियल भी होता है और n माइनस r फैक्टोरियल भी होता है, पर ऊपर का n फैक्टोरियल नहीं है। और n फैक्टोरियल मुझे समझ में आ गया कि क्या है, हर जगह पर सेम ही है 51, तो मैं यहाँ पर 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लूंगा क्योंकि मुझे ऊपर 51 फैक्टोरियल चाहिए। अब फर्स्ट वाला टर्म किसकी फॉर्मूला बनी? किसकी फॉर्मूला बनी? 51 ये किसकी बनी? 51 C3 है, ये किसकी है? सबसे लास्ट में किसकी है? 51C। ये तो प्रॉपर्टी आ गई। सारे फोर्थ टर्म को आप सिलेक्ट कर लो। क्या होता है फोर्थ टर्म को सिलेक्ट करने तो n माइनस 1 n कितना है? 51 माइनस 1 अपॉन dio। का पूछा गया। तो ये पैटर्न देखने से समझ में आना कि प्रॉपर्टी डायरेक्टली थोड़ी पूछने वाले आप लोगों को बनानी पड़ती होगी आपको। आपको बोला x+1 अपॉन x⁻² माइनस x⁻³ प्लस 1 माइनस x-1 अपॉन x माइनस x⁻² का पावर 10 के एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म ढूंढते जाना। तो कम क्वेश्चन ऐसे होते जो जेडब्ल्यू में रिपीट होते, ये रिपीट हुआ, ये 2016 में भी था, ये 2021 में भी। आपको तो सबको पता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे ढूंढते हैं। जनरल टर्म निकालते हैं और x के पावर को 0 मेथड एकदम सही है, बट इसका जनरल टर्म आपको दिख रहा है, बना ही नहीं पाएंगे। x देखो कितना बड़ा है। इसका मतलब है कि अभी जनरल टर्म लगाने का सेंस नहीं है। पहले क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वही मेन इक्वेशन। कंसेप्ट तो पता है, बट सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो इसका सिंप्लीफिकेशन पर इजी दिख रहा है। x⁻² मतलब कितना? √x। तो x और √x में से क्या कॉमन? x और √x में से क्या कॉमन कर सकते हो? √x। तो अंदर क्या बचेगा? √x। x-1 के दो फैक्टर, √x-1 एंड √x+1। √x-1 है, सही है। चलिए फिर √x-1 √x-1 को इसको तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। √x/√x 1 + 1/2। तो सेकंड टर्म का तो सिंप्लीफिकेशन इस वाले टर्म का कोई बता पाएगा? तो अगर इस वाले टर्म का कैसे सिंप्लीफाई पावर 2/3 1/3 वो क्यूबिक रूट है, उसको देख के कुछ समझ आ रहा हूँ। क्यूब में 1/3 कॉमन ले लेते। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, करना ऊपर को। इसको सिंप्लीफाई क्या करोगे? ऊपर x+1 को क्या लिख सकते हो? उस पर फोकस करना चाहिए। आपको क्यूबिक रूट चाहिए, तो मैं x+1 को क्या करूँ? ऊपर के x को क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक रूट ऑफ x का होल क्यूब प्लस। हाँ, वेरी गुड। क्या करना चाहिए? ये जो x है, मुझे पता है कि मुझे क्यूबिक रूट चाहिए, तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ x⁻1/3 का क्यूब। किसी का तो वापस x तो होगा, और 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकता हूँ। तो a³ + b³ की फॉर्मूला लगता है। बोलिए a³ + b³। a + b इंटू h²। इसका स्क्वायर करूंगा तो x⁻² माइनस ab प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये और ये कट गया होगा। तो ये बचा
फर्स्ट टर्म में, ये बचा सेकंड टर्म में, तो 1 1 भी कट गया। तो इसका सिंप्लीफाइड टर्म सिर्फ इतना, x रेज़ टू 1/3 माइनस 1/√x, 1/√x मतलब x का पावर, उसका पावर, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसका जनरल टर्म NC of r x रेज़ टू 1/3 का पावर, then माइनस r माइनस x रेज़ टू माइनस 1/2 का पावर r, NC of r x का पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इंटू ये माइनस 1 रेज़ टू r हो गई, ये माइनस का भी तो आ जाएगा, और बेस टाइम का तो पावर को ऐड करिए, और ये जो x का पावर दिख रहा है आप लोगों को, इसको किसके इक्वल होना है, एलसीएम कितना है 6, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 माइनस 2r माइनस 3r डिवाइड बाय 6 को किसके इक्वल होना है 0, तो 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो 20 इक्वल टू 5r, तो r इक्वल टू 4, तो आपको वो r को 4 रखोगे तो माइनस 1 रेज़ टू 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, ये हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला है। तो आपने जो भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है या डिस्कस किया उसी में से क्वेश्चन आएगा, हो सकते है तो डायरेक्ट ना दिखे आपको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर वो डिविजिबली अटैक के क्वेश्चन कि कुछ भी देखे 2 raised to power 2347 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्या बोला है ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आना चाहिए 117 या 17 के आना, 17 आना चाहिए कुछ भी करके, जिसके डिवाइड कर वो टर्म सही है। 2 का ऐसा कोई भी पावर जो 17 के आसपास में 2 raised to 4 16, इसका यहाँ पर 16 आएगा तब उसको 17 माइनस 1 लिख दूंगा, और 16 लाने के लिए 2 का पावर कितना चाहिए 4, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं, तो क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कम कर सकते हो पावर, तो मैं 3 कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2000 का 4 से मल्टीप्लाई होता है, और 2 का क्यूब 8 हो गया, ये क्या बन गया 16 रेज़ टू पावर 500, 2 रेज़ टू 4 16 होता है ना, 16 को क्या लिख दोगे 17 माइनस 1 रेज़ टू पावर 500, इसका जब आप एक्सपांशन करोगे तो हर टर्म में 17 होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म, और वो लास्ट टर्म प्लस होगा कि माइनस होगा, अल्टरनेट साइन चल रहा होगा तो लास्ट वाला टर्म प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस, कैसे पता चलता है पावर नहीं बने, तो लास्ट वाला टर्म कितना होगा +1, +1 ही होगा ना, 500 थी 500 17 रेज़ टू 0 तो 1 ही होता है, तो कौन बच गया, बाकी सब 17 से डिविजिबल होगा, वो 1 ही 8 के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसको जब 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो आप लोगों का डीटीपी 1 और 2 हमने डिस्कस करके 3 करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना आप लोग डायरेक्टली, क्योंकि 3 में को फिर नेगेटिव इंडेक्स में बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है, उतना जरूरत नहीं है, पहले आता था आता नहीं है तो मत करो उसको, अब आप लोग डायरेक्टली पीवाईक्यूज करना चालू कर दो। कल प्रैक्टिस सेशन में उसके पीवाईक्यूज डिस्कस कर, जो मुझे लगेगा कि थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूंगे, आप लोग अपने भी डाउट लेते हैं।